मैं आपको प्रतिदिन विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनाऊंगा और उस कहानी के अंत में मैं आपको वो प्रश्न पूछूंगा जो बेताल ने विक्रम से पूछे थे और उनका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ये कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक है और हम सबको सुनने में भी बड़ा आनंद आएगा। तो आइए आज से प्रारंभ करते हैं विक्रम और बेताल। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी का आरंभ बड़ा ही रोचक है। एक तरह से देखा जाए तो ये बेताल पच्चीसी की भूमिका है, इसके ऊपर ही अन्य सारी कहानियां निर्भर हैं। आनंद ले बेताल पच्चीसी की शुरुआत का। तो हम आज प्रारंभ करते हैं उसकी पहली कहानी। प्राचीन काल की बात है, तब उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य का राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी और सुनाई जाती है। राजा अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते और उनका निवारण करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राजा के दरबार में पहुंचने लगा। वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देता। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हो गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर को के बच्चे को दे दिया, जो महल में किसी सुरक्षाकर्मी था, और उससे छूटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के बाद बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा और उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया वह जो फल तुम्हें देता हूं, वह फल कहाँ है? राजा ने आज्ञा दी। कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर में आकर राजा को बताया कि प्रभु, वे फल तो सब सड़ गल गए हैं, वे मुझे वहां नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकती झमकती रत्नों की एक राशि वहां अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की तरह वह भिक्षु फिर राज दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों देते हो? अब मैं तुम्हारा ये फल स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु उसे अलग अलग स्थानों पर ले गया। उसने कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिससे किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य को करने में आपसे मैं याचना करता हूं कि आप उस कार्य में मेरी सहायता करें। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दिया। तब वह संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से कहा, देव, मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाशमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कृपया वहीं मेरे पास आना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, राजा ने उसे आश्वस्त किया। तब वह भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु को दिए अपने वचन का स्मरण हुआ और वह उसके बताए अनुसार नीले कपड़े पहनकर, माथे पर चंदन लगाकर, हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ा। राजा उस शमशान में पहुंचा जहां भयानक गहरा गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। वहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्य नर कंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा और सियारों की डरावनी आवाजें शमशान की भयानकता को और बढ़ा रही थी। किंतु राजा निर्भय होकर उस भिक्षु को ढूंढा। भिक्षु एक बट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, भिक्षु, मैं आ गया हूं, बताओ मुझे क्या करना है? राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। आप यहां से दक्षिण की ओर जाइए। यहां से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर
शीशम का एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा, उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है। आप उस शव को ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे उस अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष को खोज पाए। वे वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ जैसे किसी प्रेत के कंधे पर कोई लटक रहा हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काटी, शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा, जैसे उसमें बहुत पीड़ा हो रही हो। राजा ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक उस शव ने जोर से अट्टहास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ था। राजा ने उसके अट्टहास करने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक शव से हरकत हुई और वह शव हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। इस बार राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा, शव को पुनः नीचे उतार लिया। फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर जो सवार शव से अंदर से बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तुम्हारे श्रम से के कष्ट को दूर करने और समय बिताने के लिए मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने भी सोचा कि रात का समय है, सफर लंबा है, तो कम से कम इसकी कहानियां ही सुनते चलें। इस प्रकार से विक्रमादित्य की कहानियां जो थी वो शुरू हुई। जो पहली कहानी है वो है पद्मावती की प्रेम कहानी। बेताल ने कहना शुरू किया, आर्यवर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है जहां भगवान शंकर निवास करते हैं। आज की स्थिति में बनारस। पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वे नगरी कैलाश भूमि के नाम से जानी पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है, जो उसके कंठहार की तरह सुशोभित होती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का एक पुत्र था, उसका नाम था वज्र मुकुट, जो अपने पिता की भांति वीर, धीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। उस राजा का एक मंत्री था और उस मंत्री का बेटा था, उसका नाम था बुद्धि शरीर, जो कि राजा के जो बेटा था उसका घनिष्ठ मित्र भी था। एक बार वज्र मुकुट अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच उसे एक बड़ा सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसमें बहुत सारे कमल के फूल थे, बहुत सुंदर था। उसी समय वहां कुछ सखियां एक राजकन्या आई और सरोवर में स्नान करने लगी। राजकन्या बहुत सुंदर थी। रूप देखकर, उसके सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया और वह भी पहली नजर में ही उसकी ओर आकर्षित हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के इसलिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम दोनों बता दिए। उसने एक कमल के पत्ते को कान पे लगाया और एक दंत पत्र से बहुत देर तक अपने दांतों को खुरचा। एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा, किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब नहीं समझा। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया, अतः मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा, जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत हो गया था। इतना सब हुआ, राजकन्या और उसकी सखियां वापस चली गई। राजकुमार घर लौटा तो बहुत उदास था। उसकी दशा जल बिन मछली की भांति हो गई थी। उसके वियोग में खाना पीना छूट गया। राजकुमार
उसको बार बार रह रहकर राजकुमारी की याद आ रही थी। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा, क्योंकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे। तो उसने कारण बता दिया कि मुझे उस दिन जो सरोवर में राजकुमारी मिली थी, मुझे उससे आसक्ति हो गई है, लेकिन मुझे ना तो उसका नाम पता, ना उसका धाम पता, ये कहाँ रहती है, तो वो कैसे मिल पाएगी। बुद्धि शरीर ने उसको ढांढस दिया कि आप चिंता मत करो, वो अपना नाम पता सब बताकर गई थी और उसने इशारे में हमें सब कुछ बता दिया था, तुमने देखा नहीं। उसने वज्र मुकुट ने कहा कि कैसे? तो उसने बताया, मित्र, उसने इशारों में जो बताया था, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तो सुनो, उसने कानों पर उत्पल, उत्पल मतलब कमल, रखकर बताया कि वे राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरच कर यह संकेत दिया कि वे वहां के दंतवेद की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है। उसके दरबार में दंतवेद की पद्मावती नाम की एक कन्या है, जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंतवेद उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया कि मित्र, ये सारी जानकारी मैंने लोगों के मुख से सुन भी रखी है, इसलिए मैं उसके इशारों को समझ गया, जिससे उसने अपने देश की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ और उसको अपनी प्रेमिका से मिलने का पता मिल गया था। अब अगले दिन ही वो दोनों शिकार के बहाने राज्य से निकले और अपनी घोड़े को बहुत तेज दौड़ाते हुए सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और कर्णोत्पल राजा के राज्य में दोनों पहुंच गए। राजा कर्णोत्पल के राज्य में दंतवेद की खोज की, उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र उसके घर के पास में ही निवास करने लगे। उसके घर के पास में एक बुढ़िया रहती थी, बूढ़ी स्त्री। दोनों ने अपना घोड़ों को बांध दिया और उस अम्मा के घर में गए, क्योंकि ये राजकुमार थे तो धन संपदा की कोई कमी नहीं थी इनके पास। इन्होंने उस वृद्ध स्त्री से कहा कि क्या तुम पद्मावती के पास जा सकती हो? तो उसने बताया कि मैं उसकी धाय हूं, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण अब मैं जाती नहीं हूं, कोई और मेरी बेटी अब उसकी सेवा करती है। तो उसने वज्र मुकुट ने उसको कुछ पैसे का लालच देकर उसको पद्मावती के पास भेज दिया और कहा कि तुम हमारी माता के समान हो और मैं आपका पुत्र हूं, तो इस हिसाब से ही आप मेरी सहायता कर दो। वो धन के लालच में उसके पास दंतवेद की जो पुत्री थी पद्मावती, उसके पास चली गई। अब वहां पहुंची तो जैसे उसने बताया कि वह जो जाकर उससे पद्मावती से कह देना कि जिस राजकुमार को तुमने सरोवर के किनारे देखा था, वो हमारे राज्य में आ चुका है और मेरे घर में ही निवास कर रहा है। बुढ़िया वहां पे पहुंची और जब वहां वापस आई तो उसको बड़ा दुख हुआ, बहुत जम के वो दुखी होने लगी, क्योंकि राजकुमारी ने उसको बहुत भला बुरा कहा और उसके गाल पर कई थप्पड़ मारे, बुढ़िया के गाल पर। वो रोती हुई लौट आई और प्रण करके आई कि अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। जब बुद्धि शरीर और वज्र मुकुट ने पूछा कि बताओ उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि उसने मेरे गालों पे चांटे मारे और उसके हाथ जो थे वो कपूर में सदे हुए थे। तो इतना सुनने के बाद वज्र मुकुट उदास हुआ, क्योंकि उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। लेकिन उसका जो मित्र था बुद्धि शरीर, उसने कहा कि मित्र आप चिंता मत करो, उसने संदेश भेजा है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो, ये रातें भी मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके गाल पे 10 उंगलियां छपी थी और कपूर के से उसके हाथ सने हुए थे। फिर मंत्री राजकुमार और पद्मावती की जो
कहानी है, उसको सफल बनाने के लिए मंत्री पुत्र ने बाजार गया, थोड़ा सा सोना बेचा और उससे और धन लाया और उसे वृद्धा को दे दिया। 10 दिन तो वो उनके इस तरह से बीतते गए। 10 दिन के बाद उन्होंने उस बुढ़िया को फिर से उसके पास भेजा, इस बार ज्यादा धन का लालच दिया और उसको उससे कहा कि इस बार बुढ़िया से कहा कि तुम कुछ मत बोलना, वहां पे चुपचाप जाके खड़ी हो जाना। बुढ़िया गई, पद्मावती के पास जाके चुपचाप खड़ी हो गई। इस बार जो पद्मावती थी उसने महावर से 3 उंगलियां उस स्त्री के, जो बुढ़िया के सीने पे लगा दी और वो वहां से वापस आ गई। बुढ़िया ने बताया कि मैं वहां तो चुपचाप खड़ी हो गई थी, उसने मेरे पास ये 3 उंगलियों का आघात कर दिया। उसने कहा अच्छी कोई बात नहीं। 3 रात उसने कहा कि राजकुमारी ने संकेत दिया है, मंत्रीपुत्र ने राजकुमार कहा कि तुम शंका मत करो। में तो पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों को छाप छोड़कर यह सूचित किया कि अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्रीपुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो बुढ़िया ने का उसने उचित सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के पास साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब बुढ़िया लौटने को हुई तभी बाहर बहुत शोर शराबा हो गया। हाय हाय, पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, जंजीर तोड़कर भाग गया है, लोगों को कुचलता हुआ जा रहा है, ऐसी कुछ चीख पुकार सुनाई दी। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा कि सामने के मार्ग से मत जाओ, एक हाथी ने रोक रखा है, मैं तुम्हें रस्सियों से बांधकर एक डोली में बिठाती हूँ, उससे उतरकर खिड़की के नाश्ते बगीचे में उतर जाना और उसके सहारे ही तुम चली जाना। ये कहकर एक रस्सी बांधी और चली गई। तब उस मंत्री पुत्र ने, और आखिर जी की पूरी बातें किसको बता दी? राजकुमार। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्ति पूर्वक तुम्हें रास्ता बता दिया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से उस भवन में चले जाना जिस मार्ग से बुढ़िया को उसने भेजा है। राजकुमार ने वैसे ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीके से वो 4 दीवारी पर चढ़कर बगीचे में पहुंचा। वहां रस्सियों से टोकरी बंधी हुई थी और उसके वहां पर जो थी दासियां, उन्होंने उसको ऊपर खींच लिया। वहां पर वो कुछ दिन गुप्त रूप से उसी के घर में रहा। फिर कुछ समय के बाद एक बार उसने अपनी राजकुमारी से कहा कि मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह वहाँ अकेला है जहाँ तुम्हारी जो धाय थी बुढ़िया, उसके घर रहता। मैं अभी जा रहा हूँ, उसकी कुशलता का समाचार लाकर वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा कि आर्यपुत्र, ये तो बताइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा या बुद्धि शरीर ने समझा? राजकुमार ने कहा कि मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल नहीं समझता। राजकुमार ने बताया कि उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा कि यह बात इतनी देरी से आपने मुझे बताई, ये अच्छा नहीं किया। आपका मित्र होने के कारण वो मेरा भाई है, पान पत्तों से उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अपने मित्र के पास चला गया। पद्मावती से उसके इशारे समझाने के बारे में राजकुमार को जो बातें हुई थी, बातों बातों में सब उसने मंत्री पुत्र को कह सुनाई। मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया और इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन से आदि निवृत्त होकर दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी पद्मावती की एक सखी अपने हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल पूछा और लाई हुई चीजें दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि राजकुमारी आपका भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है, और कुछ पल के बाद वो वहां से चली गई। तब मंत्री पुत्र ने, बुद्धि शरीर ने राजकुमार से कहा कि मित्र अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूं। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वो जो पान और पकवान राजकुमारी ने भेजे थे, वो किसके लिए? बुद्धि शरीर के लिए, वो उसने कुत्ते को खिला दिया और कुत्ता वहीं तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया राजकुमार। मंत्री पुत्र से पूछा, यह कैसा कौतुक है?
तब मंत्रिपुत्र ने कहा कि मैंने उसके इशारों को पहचान लिया, इसलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसलिए कि वो तुमसे बहुत प्रेम करती है और उसे भय था कि मेरे रहते हुए राजकुमार यानी तुम उस पर इतना अनुराग नहीं रखोगे, क्योंकि मित्रता का अनुराग तुम्हें पे ज्यादा रहेगा और तुम उसके बस में हो जाओगे, मैं नहीं रहूंगा तो। इसलिए उस पर क्रोध ना करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो। सोच विचार कर उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बताता हूं, तुम उसके अनुसार आचरण करना। क्या आप जानना चाहेंगे कि राजकुमारी ने अपने जिसे वो पति मान चुकी थी, उसके मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। उसका मित्र अभी भी उसके बारे में ये कह रहा है कि उसका हरण करके ले चलेंगे। क्या होगा इस कहानी में आगे देखिएगा रानी पद्मावती का दूसरा भाग, और उसी में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जो बेताल ने विक्रम से पूछे थे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।